हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान नवोधात। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास चलकर ज्ञान प्राप्त करो। और हमें एकाएक कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को करना है उस कार्य की कैसे करेंगे, क्या रूपरेखा है और उसका नियम क्या है, क्या उसका विधि विधान है, इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेना आवश्यक होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको ये जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, जिस विषय को अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोशता हमारा। आप हिंदी है को अध्ययन करने जाएंगे, आपकी मातृभाषा है। और जब मातृभाषा है, कहते हैं निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब भाषा के मूल, अब बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग हिंदी कक्षा 11 में सामान्य हिंदी, जो विज्ञान वर्ग के हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का। चूँकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें महामारी से बचने के लिए भारत हमारी सरकारों ने 30% कोर्स जो कम किया है, ये न्यू लेटेस्ट सिलेबस है। और इस सिलेबस के बारे में, इस पाठ्यक्रम के बारे में कि कितना पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है, कितना हमें छोड़ना है, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आप इसे एक बार सभी लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको ये वीडियो जो भी यहाँ से बने वो तुरंत आपको मिल जाए। तो आज समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या बताने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप कक्षा 12 और कक्षा 11 हिंदी, जिसे आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, वो चाहे मैथ वाला हो, मैथ लेकर के पढ़ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हो, तो इसमें सामान्य हिंदी का अध्ययन करना पड़ता है और कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट के लिए है। इसलिए आप सभी लोग, ये लेटेस्ट सिलेबस है, अभी न्यू सिलेबस है, इसका पहले एक बार हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना कितना हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो आइए जुड़े हमारे साथ और हम लोग शुरू करते हैं कि पहले जानकारी आप लोग अपनी नोट्स ले लें, नोटबुक ले लें और नोटबुक में आप लिखते चलें। और वैसे तो इस वीडियो में जो हम सिलेबस बताने के बाद आपको पीडीएफ भी भेजेंगे, उस पीडीएफ को भी किसी भी समय खोल करके आप पढ़ सकते हैं, उसको सेव कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और ध्यान रखें चलिए, सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग, ये यहाँ पर विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। इसको विशेष रूप से आप 2 बार 3 बार समझ लीजिएगा। अगर आपको कहीं कठिनाई अनुभव होती है, कहीं आपको अन्यथा महसूस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें नोट करिएगा। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर में व्यक्तिगत भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। आइए, विषय आपका क्या है? हिंदी। तो सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें साहित्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग से हम वीडियो बनाई गई हैं और उसको भी आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। ये कक्षा 11 में विषय आपका सामान्य हिंदी है। कोविड-19, आप देख रहे हैं ना, कोविड-19 महामारी के कारण ये शैक्षिक सत्र जो 2020 और 21 है, इसमें विद्यालय में समय से पठन पाठन हम लोग नहीं कर पाते हैं, विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। और जब विद्यालय में ऑफलाइन आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, अध्यापकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ऑनलाइन संपर्क हो पा रहा है, या मोबाइल के माध्यम से आप कांटेक्ट कर ले रहे हैं, तो मोबाइल के माध्यम से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो पूरी जानकारी सिलेबस की हम नहीं दे पाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी होगी और विधिवत आप देखते चलिएगा, बहुत स्लो आपको स्थायी तरीके से आपको बताएंगे। चलिए, तो देखिएगा, जब विद्यालयों में पठन पाठन कार्य ना हो पाने की जो स्थिति है, ऐसी दशा में बहुत मतलब एक निष्कर्ष निकाला गया और आप विद्यार्थियों के हित में, हम सभी के हित में ये ध्यान रख करके जो विषय विशेषज्ञ थे, उन सभी ने, यूपी बोर्ड ने
और ये यूपी बोर्ड ने एक पाठ्यक्रम लेटेस्ट पाठ्यक्रम जारी किया है। उस लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अंतर्गत 30% पाठ्यक्रम मतलब 30% आपका सिलेबस कम किया गया है और उसकी संस्तुति प्रदान कर दी गई है। वो 30% कौन कौन से चैप्टर हैं, कितना कितना कम किया गया है, इसकी पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए, ये खंडका जब सामान्य हिंदी में खंडका आप देखेंगे तो खंडका के अंतर्गत गद्य है और काव्य है, कथा साहित्य है, ये तीन हैं। तो जैसे पहले हम गद्य गरिमा, हो सकता है हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास नई किताबें नहीं मिल पाई हैं, तो वो लोग पुरानी किताबें ले लें। गद्य गरिमा अगर पुरानी किसी की रखी हो आप ले लीजिएगा, उसमें एक दो पाठ हैं जो नहीं है, वो हम आपको बता देंगे अलग से, उसको PDF बना करके भेज देंगे, आपको मिल जाएगा। और पुरानी किताबों में ही पहले आपको काव्यांजलि चलती थी, तो काव्यांजलि की पुस्तक ले लें। उसके साथ ही आप कथा भारती चलती थी, वो कथा भारती आप ले लें। तो आपको इसमें हम बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ाना है, मतलब 2020-21 का जो सत्र है, इस सत्र में नहीं पढ़ना है, ये लेटेस्ट आपका पाठ्यक्रम है। तो गद्य के अंतर्गत पहला पाठ है, देखिएगा, गद्य के अंतर्गत राम वृक्ष बेनीपुरी, ये गेहूं बनाम गुलाब, इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष इसको नहीं पढ़ना है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, इस पाठ्यक्रम से नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, 70% के अंतर्गत इसे छोड़ दिया गया है। दूसरा, आप देखिए काव्य साहित्य, आप काव्यांजलि जब देखेंगे तो काव्य के अंतर्गत आप जाएंगे, कविवर बिहारी जी का नाम आप देख लीजिएगा। कविवर बिहारी जी ने आपके लिखा है भक्ति एवं श्रृंगार। तो इस भक्ति एवं श्रृंगार, इस पाठ को नहीं पढ़ना है, 70% के अंतर्गत इस बार छोड़ा गया है और अन्य वर्षों की भांति इस बार नहीं पढ़ना है इसको। इसके बाद आप देखिएगा कथा भारती, तो कथा भारती या जिन बच्चों के पास नए लेटेस्ट पुस्तकें हैं उसमें देख लीजिए कथा साहित्य के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं आपकी। एक यशपाल जी के द्वारा विरचित कहानी का नाम है समय, ये समय नामक कहानी का अध्ययन नहीं करना है। और दूसरा है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा विरचित प्रायश्चित नामक कहानी है, इसका भी आपको अध्ययन नहीं करना है। तो ये 70% के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि हिंदी गद्य, काव्य और कथा साहित्य, इसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 ये 4 पाठ आपको नहीं अध्ययन करना है, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाते हैं खंडखा। तो खंडखा के अंतर्गत सामान्य हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका नामक एक पुस्तक चलती है, उसको आप देख लीजिएगा, खोल लीजिएगा और उसमें मिलान करिए। एक पहला पाठ आप ध्यान दें, उसमें लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है, इस पाठ का अध्ययन नहीं करना है, इसको छोड़ दिया गया है, 70% 30% के अंतर्गत कम किया गया है। और दूसरा चैप्टर, इसके बाद आप देखिएगा व्याकरण, मतलब एक पाठ आपको ये लोभा पापस्य कारणम इस वर्ष नहीं पढ़ना। इसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, संस्कृत और हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण में आप देखिएगा संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो संज्ञा शब्द रूप दिए गए, संज्ञा शब्द रूप हैं, शब्द रूप के अंतर्गत आप देखेंगे राजन है, जगत है, सरित है। और सर्वनाम के अंतर्गत है सर्व इदम यद, ये आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 शब्द रूप आपको नहीं पढ़ना है, ये इसको आपको छोड़ देना है। चलिए फिर क्या है, ये आपका 30% कोर्स ये आपका पूरा हो गया, ठीक। ये 30% कोर्स आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, अब आप बात ये आती है आपके सामने कि हम किन किन चैप्टरों की पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उसका हम आगे बताएंगे। तो पहले हम आप लोग ये देख लेते हैं कि 70% के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कौन कौन से पाठ हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। ये सामान्य हिंदी कक्षा 11 विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, इस विषय के में आपको 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। कितने का होगा, 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा और समय होगा 3 घंटे का। संपूर्ण प्रश्न पत्र इस प्रकार से विभाजित किया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। सबसे पहला का नंबर में गद्य, पद्य, खंड, काव्य, नाटक और कहानी है। दूसरा संस्कृत, तीसरा ये खंड खा, इस खा के अंतर्गत संस्कृत का गद्य, पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन भी है।
ठीक है, तो निबंध पत्र लेखन भी इसके अंतर्गत आ जाता है, खंड खा के अंतर्गत। तो हमारा जो पेपर है दो भाग खंडों में विभक्त है। पहला खंड है खंड का और दूसरा खंड है खंड खा। अब देखिएगा खंड का के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये आपको देखना है। तो खंड का के अंतर्गत प्यारे बच्चों हमारे लिए पेपर में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे खंड का से, और खंड खा से भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर में खंड का के अंतर्गत देखिए हिंदी गद्य, जो आप गद्य गरिमा है, और गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों, देखिएगा जो हमारे पाठ दिए गए हैं ना गद्य के, उन गद्य के पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में युग प्रवर्तक जो लेखक थे, उन लेखक एवं उनकी रचनाएं, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मतलब एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, उन चारों विकल्पों के उत्तर आपको चारों में से कोई एक सही होता है, उसको आपको लिखना होता है। तो आप देखिएगा एक प्रश्न 5 ये दिया गया है आपको, एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा और ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये टोटल 5 नंबर के हो गए। कितने हो गए? 5 नंबर के। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, काव्यांजलि के अंतर्गत आता है। तो विभिन्न कालों में इसमें भी विभिन्न कालों के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तथा उन रचनाओं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी पूछे जाएंगे, और एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, अर्थात ये 5 नंबर हो गए। तो 5-5 10 नंबर ये हो गया। इसके बाद देखिएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न हैं। जो गद्यांश हैं, एक गद्यांश दिया जाएगा गद्य गरिमा का, उस गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, अर्थात 2 × 5 = 10 नंबर का। अर्थात एक गद्यांश का जब उत्तर देंगे 5 प्रश्नों के, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पद्यांश है, पद्यांश का मतलब जो काव्य है, काव्य में से कोई एक काव्यांश दिया जाएगा और उस काव्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से पूरे गद्यांश से अर्थात 5 प्रश्नों के जब उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, पाठ्यक्रम में 5वां प्रश्न जो होता है का नंबर, पाठ्यक्रम में निर्धारित जो लेखक हैं आपके, जैसे आपने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरे हैं आपके सरदार पूर्ण सिंह, चौथे हैं संपूर्णानंद जी, और इस प्रकार से ये जो लेखक हैं, इन गद्यांश के जो लेखक हैं, तो गद्य लेखकों के साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं, ध्यान से सुन लीजिए, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं, और ये आपसे पूछा जाएगा। तो उस पर आपको 80 शब्द लिखना है। अब 80 शब्द कितना होता है, आप जब परीक्षा पुस्तिका में लिखते हैं तो एक लाइन में कितने शब्द आते हैं उसको पहले आप चेक कर लीजिएगा, फिर आप ये देख लेना कि 80 में जितने आए, एक लाइन में जितने शब्द आते हैं 80 में भाग दे दीजिएगा, तो जितना निकल है उतनी लाइन कम से कम लिखना है। आप ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन कम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 80 शब्द का मतलब नियर अबाउट, लगभग मेरा अनुमान है कि 10 लाइन तो कम से कम लिखना है। ठीक है, तो 10 लाइन के अंतर्गत आपका साहित्यिक परिचय और जीवन, ये कृतियां भी लिखना है, उनकी रचनाएं भी देना है, जीवन परिचय भी देना है। अगला देखिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय देना है। क्या देना है? साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। शब्द सीमा आपकी 80, इसमें भी 80 शब्द लिखना है, और 80 शब्द जब आप लिखते हैं, अधिकतम शब्द सीमा 80 है। 80 का मतलब कम से कम 10 लाइन, तो 10 से 15 लाइन के बीच में आपको लिखना ही लिखना है, ध्यान रखेंगे। 15 लाइन से तो कम ना ले, 10 से 15 लाइन के बीच में। तो आपका ये भी 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का साहित्यिक परिचय और 5 नंबर का जीवन, ये गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं और साहित्यिक परिचय 5-5 नंबर के। अगला दिया गया है 6वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कहानियां हैं, आपको कहानियां देखिए बताए थे, कहानियों में जो पाठ का कहानियों का सारांश पूछा जाएगा या उद्देश्य पूछा जाएगा, और उद्देश्य पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। तो ये भी आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 5, मतलब एक प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर का होगा। कितने का होगा? 5 नंबर का ये भी। इसके बाद आपको दिया पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक आपसे दिया गया। नाटक कौन सा है? कोई भी नाटक, चाहे रसमती हो, आपका आन कमान है, कहीं दूसरा नाटक चलता है, तो इसलिए नाटक दिए गए हैं। आपको नाटकों की संख्या हम आगे बताएंगे, कौन से जिले में कौन सा नाटक पढ़ाया जाता है ये भी बताएंगे। तो पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देना है। चाहे आपको कथा वस्तु पूछी जाए या आपसे पूछा जाएगा प्रमुख पात्र,
जैसे आप आन कमान नाटक पढ़ते हैं तो आन कमान नाटक के प्रमुख पात्र चाहे दुर्गादास हो, सफीतुन्निसा है, मेहरुन्निसा है, औरंगजेब है, अकबर द्वितीय है, ये इनके चरित्र चित्रण पूछा जाएगा तो वो भी आपको कम से कम आपको 15 लाइन, आप इससे कम ना लिखें, बढ़ा करके लिखें, बढ़िया हेडिंग डाल करके सजा करके, ताकि आपको 5 नंबर मिल सके। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। ये इस तरीके से खंड का पूरा हुआ। अब चलते हैं खंड खा। तो खंड खा के अंतर्गत देखिए ये, हाँ खंड का आपने देखा था, अब आएगा खंड खा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक किया है बोर्ड ने, ये खंड खा आएगा। तो खंड खा के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? खंड खा के अंतर्गत आपका आएगा पाठ्य पुस्तक में निर्धारित संस्कृत, जो अपनी गद्य गरिमा जिसको संस्कृत गद्य है, तो संस्कृत के कुछ गद्य हैं, कुछ पद्य हैं, अर्थात श्लोक भी दिए गए हैं। तो गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसका ससंदर्भ, आपको कहीं ससंदर्भ पूछा जाता है, ससंदर्भ में संदर्भ भी लिखना होता है और प्रसंग भी लिखना होता है और अनुवाद भी करना होता है। जिसमें खाली संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जाता है तो आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद लिखेंगे, ठीक है, इतना आप समझ लें। और जहाँ पे ससंदर्भ पूछा जाए, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, जहाँ जिस प्रश्न में आपको ससंदर्भ पूछा जाता है तो ससंदर्भ में आपको प्रसंग भी रहेगा, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद या व्याख्या जो पूछी जाए वो करिएगा। लेकिन जिस प्रश्न में आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना हो उसमें केवल संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग नहीं लिखेंगे और अनुवाद करेंगे, ठीक है। बाद में आप व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखें अच्छे नंबर पाने के लिए। तो इस तरीके से आइएगा। ये आपको गद्यांश पर आधारित ये आपको दिया, गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको 7 नंबर का, संदर्भ आपका 2 नंबर का, अनुवाद आपको 5 नंबर का, दोनों मिलाकर 7 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से एक 2 श्लोक या एक श्लोक दिया जाएगा, उस पद्य है उसको पद्य अंश कहेंगे, उस पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे तो भी 7 नंबर का मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं सामान्य हिंदी के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग पूछे जाते हैं। लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे, उनका अर्थ एवं इसके बाद वाक्य प्रयोग। तो जो अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों एक एक नंबर, अर्थ 1 नंबर का होता है और वाक्य प्रयोग 1 नंबर का, दोनों मिला करके 2 नंबर होंगे। कितने होंगे? 2 नंबर का। इस प्रकार से 2 नंबर का ये पूछा गया। अब इसके बाद एक क्रम संख्या 11 एवं 12 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एक एक नंबर के, ये आपको जैसे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि रमेशा की संधि कौन सी है, तो आप उसमें मिलान करना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में कोई एक सही होता है, उसको टिक करना होता है या उसका लिखना पड़ता है, आप उसको लिखिएगा, केवल टिक नहीं करिएगा। तो उसमें आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 11 और 11 एवं 12 में, तो आप देखिएगा संधि में कौन कौन सी हैं, आपको दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर, ये स्वर संधि के हैं, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ गुण यण आयादि, आपको ये 4 हैं। कितनी है? 1 2 3 4, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। इनको इनमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आएगा। 3 संधियां पूछी जाएंगी, कोई 3 में आपको करना है। तो ये 4 है, 4 में से 3, आप चारों को हम पढ़ाएंगे, आप ध्यान रखेंगे, सुन लीजिएगा। तो 4 संधि दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 आपको तैयार करना है। चारों कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी आप चैलेंज कर देंगे, कहीं से भी पूछ लें। संस्कृत शब्दों में विभक्तियां पूछी जाएंगी, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के। इसके बाद आपको संज्ञा शब्द है आत्मन और नमन, देखिए मात्र 2 ही है इस बार, आपको उसमें से हटा दिया गया, सरित है, राजन है, इनको हटा दिया गया, आपको केवल 2 तैयार कर, आत्मन और नामन। तो आत्मन और नामन ये 2 शब्दों हैं, इनका आपको शब्द रूप बताना पड़ेगा, ये भी 2 नंबर का होगा। और इसके बाद आता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये इनको सूक्ष्म अंतर इनका भी आपको बताना है। समझ रहे हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया स्वान स्वान, दोनों में अंतर, एक होता है स्वान, एक होता है स्वान, दोनों में अंतर क्या है? शब्द है दोनों, लेकिन एक में स्वर होता आधा सा होता है, एक में सीटी सा आधा होता है, और दोनों का अंतर अलग अलग होता है। एक स्वान माने होता है कुत्ता, एक स्वान माने होता है हंस। इस तरह से आप उसको व्यक्त करेंगे तो आपको एक एक नंबर के वो भी मिलेंगे, 2 नंबर का होता है, ठीक। अगला है ख नंबर, अनेकार्थी शब्द। एक वाक्य दिया जाएगा, मतलब एक ही शब्द के 2 अर्थ 3 अर्थ लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना कि
ये आपको बताना है, एक ही शब्द के दो अर्थ, ये भी आपके दो माने 2 नंबर का होगा, एक-एक नंबर के। और एक वाक्य दिया जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपसे पूछा गया कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ये एक वाक्य हो गया, उसका एक शब्द आपको बनाना है, तो ये भी आपका 2 पूछे जाएंगे, 2 नंबर का। कितने का होगा? 2 नंबर का, केवल 2 पूछे जाएंगे। और फिर इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, चाहे वो लिंग की त्रुटि हो, चाहे वचन की त्रुटि हो, या कारक की त्रुटि हो, या काल की त्रुटि हो, या वर्तनी संबंधी कोई त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को आप बारीकी से देखिएगा। ये भी आपको 2 नंबर का, कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिएगा, फिर इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या होगा? क नंबर, ये रस आपसे पूछे जाए, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस। ये 1 2 3 4 5, ये 5 रस हैं। आपके कुल 9 रस हैं, 9 में से केवल 5 आपको पढ़ना है। अब 5 रसों में क्या पूछा जाएगा? इनका जो लक्षण है और उदाहरण। लक्षण आपका 1 नंबर का होता है और उदाहरण भी 1 नंबर का, दोनों मिलाकर 2 नंबर मिलेंगे। चलिए अगला क्या पूछा जाएगा? अलंकार। अलंकार में 2 प्रकार के अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। मात्र और अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार हैं। तीनों अलंकार आप पढ़ लीजिएगा और विधिवत समझ लीजिएगा। इनमें से आपको लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। अर्थालंकार में आपको, इसमें भी 4 हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह। ये 5 हैं, 5 में से कोई भी का लक्षण और उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, 2 नंबर का। अगला दिया गया है छंद। अब देखिएगा छंद में देखेंगे, छंद आपको पूछा गया है। छंद में है पहला मात्रिक छंद। मात्रिक छंद और एक मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं। 4 में से कोई 3 तैयार कर लीजिए, आप चैलेंज कर देंगे, कहीं से पूछ लो, वो मिल जाएंगे आपको, 2 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका लक्षण और उदाहरण दोनों 1-1 नंबर के, अर्थात 2 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। अगला है नियुक्ति पत्र। आप देखिए पत्र लेखन है, पत्र लेखन भी ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको दिया गया है, ये आपको 4-2, अर्थात ये 6 नंबर का होता है, ठीक, ये 6 नंबर का। इसके बाद अगला देखिएगा, चलिए आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये बैंक से किसी एक व्यवसाय करने के लिए लोन लेना है, या ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र करना है, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु अपने किसी संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होता है। और प्रार्थना पत्र लिखने का आपको, ये भी 7 नंबर का। आपको कितने के बताए थे? देखिएगा यहाँ पर दिया ना, 6 नंबर का। कितने का है? 6 नंबर का। अब देखिएगा इसके बाद आपको अगला आता है निबंध। अब निबंध आप कैसे लिखेंगे? देखिए निबंध आपको विज्ञान है, वाणिज्य है, शिक्षा है, कृषि है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, ये आपको सब्जेक्ट दिया गया है। इन विषयों पर आधारित आपको निबंध तैयार करना है और इनमें से कोई एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो वो निबंध आपको, रूपरेखा अगर आप लिखते हैं 2 नंबर की, और 7 नंबर का आपको उसका व्याख्या जब करते हैं, इस प्रकार से आपको टोटल 9 नंबर इसका निबंध का होता है, ठीक। ये 9 नंबर निबंध के। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपको ये कितने नंबर का हो गया? कुल प्रश्न आपको 70 आपको मिल जाएगा। ये 100 नंबर के प्रश्न हो गए। तो अब देखिएगा हमारे जो पाठ्यक्रम है, कौन कौन से पाठ हैं, इन पर हम अध्ययन कर ले। देखिए गद्य गरिमा आप खोल लीजिएगा। गद्य जो अपने पास पुस्तक है, किताब है हिंदी की, उस सामान्य हिंदी की किताब के अंतर्गत भाई आप मार्केट में जाते हैं तो हिंदी की किताब मांग लेते हैं। हिंदी जो होती है वो सामान्य हिंदी अलग है, साहित्यिक हिंदी अलग है। लेकिन ध्यान रखें, उस हिंदी वाले हिंदी की पुस्तक भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें सामान्य का भी कोर्स है और साहित्य दोनों का है। तो दोनों में आप समझ लें। अब ये सामान्य हिंदी का कोर्स कितना है इसको आप समझ लीजिएगा। ये गद्य हेतु आपके जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है इस बार, अर्थात 2019-21-20 में 20-21 का जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतवर्षोन्नत की शिव शक्ति है। दूसरा पाठ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने लिखा माघ का प्रभात वर्णन, माघ का प्रभात वर्णन। और तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, पाठ का नाम है। और चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद जी, इन्होंने लिखा आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य। और उसके बाद है राहुल शंकराचार्य जी, इन्होंने लिखा अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये और एक अंतिम पाठ है आपका सड़क सुरक्षा, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और कुल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है।
सड़क सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये बहुत आपके लिए, आप अपने माता पिता, अपने भैया बहनों को, सबको ये सड़क सुरक्षा पढ़ना चाहिए। पढ़ करके उनको विधिवत समझाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमसे आप पूछ सकते हैं, इसको हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ है सड़क सुरक्षा। तो चलिए अगला देखिएगा, काव्य हेतु। काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? काव्य के हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है वो है संत कबीर। पहला पाठ क्या है? संत कबीर इन्होंने लिखा है साखी और पदावली। सूरदास जी दूसरा चैप्टर है, दूसरा पाठ के अंतर्गत है विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत। ये आपके शीर्षक है। अगला देखिएगा तीसरा, गोस्वामी तुलसीदास, ये लेखक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं में आप देखेंगे वो शीर्षक है आपका भरत महिमा, दूसरा शीर्षक है कवितावली, तीसरा शीर्षक गीतावली और चौथा शीर्षक है दोहावली, पांचवा है विनय पत्रिका। ये 5 आपको शीर्षक आपको पढ़ना है तीसरे चैप्टर से। और इसके बाद आप देखिएगा महाकवि भूषण दिया गए हैं। तो महाकवि भूषण का क्या पढ़ना है? शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, 2 इनके शीर्षक हैं। इनको ये कविताएं हैं, इनको आपको पढ़ना है। और इसके बाद देखिए आपको कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3 और 4। आपको काव्यांजलि में मात्र 4 पाठ, आपको 4 कवियों को आपको पढ़ना है। और 4 कवियों में देखिएगा, पहला कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है। कबीर, सुर, तुलसी, इनमें से इन तीनों की जीवन परिचय और इनकी रचनाएं जरूर रट लें। वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको निश्चित परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इन 3 को आप तैयार कर लीजिएगा, पक्का आपको इनमें से आना ही आना है। इसके बाद कथा साहित्य देखिए। कथा साहित्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, मुंशी प्रेमचंद जी का द्वारा लिखा बलिदान और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई आकाशदीप। ये 2 आपकी कहानियां हैं। इन दोनों कहानियों को आपको तैयार करना है, पाठ का सार, इनकी कहानियों का सारांश और इनका पाठ पर आधारित जो प्रमुख नायक होता है, कोई कहानी का कोई न कोई प्रमुख पात्र होता है, उसका चरित्र चित्रण भी लिखने के लिए आता है। और कहानी का उद्देश्य क्या है, आपको कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, वो उद्देश्य क्या है, उसको भी आपको लिखने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। तो ये भी आपको 5 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, एक पुस्तक है जो जिसे हम नाटक कहते हैं। नाटक के अंतर्गत देखिएगा, नाटक में आपकी देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड है हमारा, आपके यहाँ 9 नाटक पढ़ाए जाते हैं। पहला नाटक है कुहासा और किरण, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। और ये आपका मेरठ है। देखिए कौन कौन से जिले में चलता है, आप सुन लें। मेरठ जिला, आजमगढ़ जिला, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और नैनीताल। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 जिलों में पढ़ाया जाता है कुहासा और किरण। उसके बाद देखिए दूसरा नाटक है आन की मान। ये लेखक का नहीं, आन का मान है, आन की मान नहीं, मिस्टेक है, आन का मान नाटक है। इस नाटक के लेखक हैं श्री हरि कृष्ण प्रेमी। ये हरि कृष्ण प्रेमी जी, ये जो आपका आन का मान नाटक है, वाराणसी, वाराणसी जिला, लखनऊ जिला, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर, इतने जनपदों में ये पढ़ाया जाता है। और इतने जनपदों, चाहे हमीरपुर के बच्चे हों, चाहे वाराणसी के बच्चे, लखनऊ, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर और उन्नाव, इतने जिलों के बच्चे केवल ये पढ़ेंगे आन का मान नाटक। उसके बाद तीसरा नाटक जो पढ़ाया जाता है गरुड़ ध्वज, इसके लेखक है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। तो गरुड़ ध्वज ये जो नाटक है, ये इसको देखिएगा किन किन जिलों में पढ़ाया जाता है, और वहीं के जिस जिले के बच्चे हैं अपने जिले के अनुसार उस नाटक को पढ़ें। पहला देखिएगा, ये गरुड़ ध्वज आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर, ये गरुड़ ध्वज यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और गरुड़ ध्वज को पढ़ेंगे। इसके बाद आइए सूतपुत्र, ये भी नाटक है। सूतपुत्र कर्ण, आप नाम सुन रहे होंगे ना। तो सूतपुत्र जो कर्ण है, इसके लेखक है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। तो इसमें देखिएगा इन्होंने जो इसको पढ़ाया जाता है प्रयागराज। नंबर आप सुन लीजिएगा, प्रयागराज में सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरनगर है, गाजीपुर है, मैनपुरी है, जालौन है, हरदोई है और बाराबंकी, इतने जिलों में ये सूतपुत्र नाटक अर्थात सूतपुत्र नामक नाटक गंगा शाह प्रेमी द्वारा जो लिखा गया है, इसको पढ़ना है।
इसके बाद अंतिम नाटक है राजमुकुट। इस राजमुकुट के लेखक हैं श्री व्यथित हृदय, इन्होंने लिखा है श्री व्यथित हृदय। ये आपको पढ़ाया जाएगा कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर, इतनी जगह ये पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये अपने ज़िले के अनुसार अपना अपना नाटक पढ़ें और उस पर आधारित देखिएगा कथानक और कथा वस्तु और इनका देखिएगा समीक्षा करने के लिए अभी आता है। इसमें आपको पात्र कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि नाटक का सारांश लिखिएगा, कभी आपको पूछ लिया जाता है नाटक का जो प्रमुख पात्र है स्त्री पात्र या पुरुष पात्र उसका आप चरित्र चित्रण लिखिएगा। ये दो चीज़ें आपसे विशेष पूछी जाती हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है नाटक का उद्देश्य क्या है, तो आप उद्देश्य जरूर आप पढ़ें और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको आप मन से तैयार कर लें। अगला देखिएगा, इसके देखिए बहुत हमारे यूपी बोर्ड ने आपके लिए नोट भी दिया है कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों जो नवसृजित जो जिले हैं में नाटक पूर्व की भांति यथावत आपको पढ़ाए जाएंगे। जो नए जिले बने हैं उनमें जो पहले पढ़ाया जाता था वही नाटक वहाँ पर पढ़े जाएंगे। अब आइएगा सामान्य हिंदी का जो खंडखा भाग होता है, इसमें कौन कौन से पाठ हैं इसको आप देख लेते हैं। ये सामान्य हिंदी में जो खंडखा के अंतर्गत संस्कृत जो दिग्दर्शिका नामक पुस्तक होती है उसमें देखिए वंदना पाठ है, प्रयागा पाठ है, सदाचार उपदेशा है, हिमालय है और गीतामृतम। ये 5 पाठ हैं और 5 पाठ आपको पढ़ना है। अभी जब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको होने वाले हैं इसमें आपको 3 पाठ तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये चौथा और पांचवा ये एनुअल एग्जामिनेशन जब होगा वार्षिक परीक्षा, तो वार्षिक परीक्षा में इन पूरे से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से आपने जैसे कि जान लिया कि हमारा ये सामान्य हिंदी अर्थात जो विज्ञान वर्ग के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम हमने जो बताया उसको आपने अभी सुना और ये पूरा हुआ। इन वीडियो को पूरा मन लगा के समझ लीजिएगा। अगर कहीं परेशानी समझ में आती है, आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे और उसमें दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा, हम उसका समाधान कर देंगे। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और उसकी PDF भी दी गई है, उसको देख लें। और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो उस नंबर पे हमें कॉल करिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब आया अभी जो आपने समझा है इस पूरी वीडियो को मन लगा करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो काम आप करने जा रहे हैं तो कैसे करना है, कितना कितना तैयार करना है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको बताई गई है। एक चीज़ और ध्यान से सुन लें, इस वीडियो मतलब पाठ्यक्रम पर आधारित कितनी वीडियो बनाई गई हैं और कैसे कैसे उसको सिद्ध किया गया है। चूँकि आपका सामान्य हिंदी भी है, साहित्यिक हिंदी भी है, 11 भी है और 12 भी है क्लास में। तो इस तरह से आप कमेंट जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो के ऊपर एक छोटा सा गोला बना होगा, उस गोले में आई का निशान बना होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी सिलेबस की वीडियो हैं सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी और PDF भी मिल जाएगी। इसी के साथ प्यारे बच्चों ये हमारा जो आज की क्लास थी समाप्त होती है और कल फिर मिलेंगे हम आपको एक नए चैप्टर में, नए पाठ में। आपको सिलेबस के अनुसार ही हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और धन्यवाद।